गुड आफ्टरनून एवरीवन। माइनिंग ज्ञान में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मैं मेरा नाम है देवेंद्र सिंह तोमर और एंड माइन लेजिस्लेशन जो एमपीपीएससी का आपका जो एग्जामिनेशन होने जा रहा है उसमें माइन लेजिस्लेशन का जो लास्ट टाइम आपका सिलेबस दिया गया था तो उसमें एक चीज ऐड करी गई थी कि आपका ये आखिर लेजिस्लेशन क्या है मध्य प्रदेश का। वो भी मध्य प्रदेश का जो लेजिस्लेशन है उसमें माइनिंग लीज का ग्रांट कैसे होता है, किसी भी मिनरल पर रॉयल्टी कितना होता है, ठीक है। एंड मिनरल रिसोर्सेज डिपार्टमेंट के क्या फंक्शंस होते हैं, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश के क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है रिगार्डिंग माइनिंग, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, इनके बारे में इसमें पूछा गया था और जनरली पूछा भी गया था 2013 के पेपर में भी, जैसा कि मुझे जानकारी मिली है। बट उसका क्वेश्चन पेपर अवेलेबल नहीं हो पा रहा है क्योंकि बहुत पुराना था, है ना। बट इसमें से रिलेटेड टॉपिक आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसमें समझ में ये नहीं आता है कि हम पढ़े क्या। तो देखिए मैं आपको यहाँ पर बताता हूं कि आखिर हम किस प्रकार से इसको जो है तो पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। कहानी इसमें जो स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होती है आपका सबसे पहला तो है एमएमडीआर, ठीक है। कहानी हम कहां से स्टार्ट करेंगे, एमएमडीआर से, ठीक है। ये जो मिनरल एंड माइंस एंड मिनरल, एक सेकेंड, पेन पेन माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 से बेसिकली इसमें आपको माइनिंग लीज वगैरह के बारे में मैं पूरा एक ओवरव्यू दूंगा एमएमडीआर में, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा डीपली तरीके से देखेंगे कि आखिर एमएमडीआर में क्या क्या बातें कही गई हैं, लीज को से रिलेटेड या ओनर को कैसे दिया जाएगा, रॉयल्टी वगैरह, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। इसके बाद अगली जो चीज आती है इसी से रिलेटेड, फिर वो आता है आपका एमपी का आखिर क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है जो कोल बियरिंग एरियाज है, जहां पर कोयला पाया जाता है, वहां पर किस प्रकार से माइनिंग लीज मिलेगा, डेवलपमेंट कैसे होगा, ठीक है। तो इससे रिलेटेड एक एक्ट है जो कि इसी पर बेस्ड है, पूरा का पूरा 1950 एमएमडीआर पर ही बेस्ड है, 1957 का है ये, ठीक है। अब एमएमडीआर से ही आपका निकल के आता है मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश माइनर मिनरल रूल्स 1996, ठीक है। इसके बारे में देखेंगे कि माइनर मिनरल्स के बारे में मध्य प्रदेश में क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। उसके बाद अगला जो निकल के आएगा आपके पास माइनिंग लीज, है ना। ये आपका गजट नोटिफिकेशन के द्वारा जो है तो दिया गया था कि माइनिंग लीज किस तरीके से जो है तो प्रोवाइड किया जाएगा यूनियंस के द्वारा, ठीक है, अलग अलग ओनर्स को। और इसके बाद आपका जो है तो इसमें आ जाता है ये मध्य प्रदेश का राज्य पत्र, जिसमें कि मध्य प्रदेश जिला खनिज प्रतिष्ठान नियम 2016, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है माइन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है आपके लिए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब ये सारी कहानियां खत्म होने के बाद जो मेन चीज आती है, मिनरल कंसेशन रूल्स, और जिस पर बेस्ड आपके आज के रूल्स माइंस के जो भी बनाए जाते हैं लीज होल्ड एरिया के लिए, ये जो है तो यहां से मेन आपको पढ़ना पड़ेगा। मिनरल कंसेशन रूल्स, है ना, ये हर जगह इंक्लूड रहता है और ये एमपी गवर्नमेंट जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है इसी के अकॉर्डिंग ही बनाती मिनरल कंसेशन रूल्स। इसके साथ ही आईबीएम का एक मेजर रोल रहता है, चूंकि माई लीज एरिया की बात कर रहा है तो उसमें आईबीएम का अलग ही मेजर रोल है। वो क्या फंक्शन होती है, क्या एक्टिविटीज होती हैं, है ना। चूंकि आईबीएम रॉयल्टी वगैरह भी जो है तो दिलवाने में मदद करता है और डॉक्यूमेंट्स वगैरह सही साथ रखने में काम करने का काम करता है। इसके बाद आई, तो इतनी चीजें, हाँ मेन इतनी इतनी चीजें मोटा मोटी हम इस पूरे माइन लेजिस्लेशन वाले पोर्शन में हमें हमारे द्वारा कवर किया जाएगा, ठीक है। और इन चीजों को बड़े ही डीप तरीके से हमें पढ़ना है क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनते हैं। कितने कॉल्स आते हैं, ठीक है। हम्म तो चलिए शुरू करते हैं एमएमडीआर से हम लोग।
हाँ, एक ये इम्पोर्टेंट छूट गया, मिनरल पॉलिसी। मिनरल पॉलिसी 2010, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश के द्वारा दिया गया है, तो इसको भी बड़ा ही डीप तरीके से देखना है। तो इतनी सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ एमपी से रिलेटेड हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं जस्ट एक ओवरव्यू टाइप से थोड़ा सा आप लोगों को पढ़ाऊंगा, है ना। मुझे जस्ट इंट्रोडक्शन देना था आज के इस वीडियो में, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि आखिर हमें पढ़ना कैसे है, ठीक है। और इन चीजों को फिर हम उसी हिसाब से तरीके से पढ़ते हुए चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो ये जो एमएमडीआर है, इसका चैप्टर नंबर 1 आज हम देखते हैं, जो कि आपका बेसिकली इस चैप्टर में ये दिया हुआ है कि आखिर क्या डेफिनेशंस हैं। प्रिलिमिनरी चैप्टर है ये बेसिकली, तो इसके क्या डेफिनेशंस होंगे, क्या रहेगा इसका, है ना, ये सारी चीजें हम इसमें देखेंगे। तो इसमें इसको किस नाम से जाना जाता है, तो इसको जाना जाता है, ये बेसिकली एक प्रकार का एक्ट है, ठीक है। अब इसका जो सेक्शन नंबर 1 है, ठीक है, वो ये बोलता है कि भाई ये माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 के नाम से जाना जाएगा, और ये पूरे देश में यह लागू होता है। ये जो है तो कब से लागू हुआ है, इसका डेट आप जरूर लिख लीजिएगा, थोड़े छोटे छोटे नोट्स जरूर बनाते हुए चलिएगा। ये जो है तो कब लागू हुआ था, 1 जून, 1 जून, जहां मैं बोलूंगा कि नोट्स इसको लिख के रख लीजिए तो उसको लिख के रख लीजिएगा, ठीक है। 1 जून 1958 में से ये लागू हो गया था। चूंकि 1957 इसलिए दिया हुआ है इसका, क्योंकि ये जो बना था, ठीक है, तो 1957 में ही ये बन गया था, लेकिन लागू होने में इसे टाइम लगा, तो 1958 में जाके ये लागू हुआ पूरी तरह से, ठीक है। तो ये जो फोर्स में आने की जो इसकी डेट है गजट नोटिफिकेशन के थ्रू, वो यहाँ पर आपका दिया हुआ है 1 जून 1958 में, है ना। नोटिफिकेशन के थ्रू, गजट नोटिफिकेशन के थ्रू इसको लागू किया गया था, ठीक। तो यहाँ पर आपका ये दिया हुआ है। अब इसमें आती है बात सबसे पहले कि ये बनाया क्यों गया, तो ये इसलिए बनाया गया है क्योंकि जो अलग अलग स्टेट्स हैं वो उनको सुविधा प्रोवाइड कराने के लिए, एक्सपीडियंट मतलब उनको एक सुविधाजनक नियम बनाने के लिए कि अपनी माइंस में आप किस, अपने स्टेट में आप किस प्रकार से माइंस और उससे रिलेटेड डेवलपमेंट के, मिनरल से रिलेटेड डेवलपमेंट के लिए क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस आप बना सकते हैं, और इस रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग आप कैसे जमीनों को अपने अंडर में ले सकते हैं, लीज कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ये सारी चीजों में सुविधाएं देने के लिए यूनियन को जो है तो कि पूरी तरह से गवर्नमेंट का कंट्रोल रहे, इसके लिए ये बनाया गया था नियम, ठीक है। अभी सब कुछ होना है ना। नेक्स्ट है डेफिनेशंस। लीज्ड एरिया, लीज्ड एरिया वो एरिया होता है बेसिकली जिसमें माइनिंग लीज में आने वाला एरिया, इसको हम सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूं तो माइनिंग लीज में आने वाला एरिया, ठीक है, माइनिंग लीज में आने वाला एरिया। अब देखिए इसमें दो प्रकार के एरिया होते हैं। एक एरिया वो होता है जिसमें कि माइनिंग ऑपरेशन आप करते हैं, वह एरिया जिसमें कि आप माइनिंग ऑपरेशन कर सकते हैं, वो भी आता है लीज एरिया में, माइनिंग लीज में, ठीक है। और दूसरा होता है वह एरिया जिसमें किसी भी प्रकार का मिनरल नहीं है, मतलब आप माइनिंग ऑपरेशन नहीं करोगे, बट देन ऑल्सो माइनिंग एक्टिविटीज में वो यूज हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल वर्कशॉप बनाना है, भाई वहां पे मिनरल नहीं है बट मुझे वहां पर वर्कशॉप बनाना है ताकि मैं अपने डंपर्स को, मशीन्स का रिपेयरिंग वगैरह जो भी है वो सारा देख रेख कर सकूं, स्टॉक मेंटेन करने के लिए, है ना, डंप वगैरह, स्पॉइल डंप्स वगैरह मेंटेन करने के लिए जो एरिया आता है वो लीज एरिया में आता है। जो कैंपस आप बनाते हो वर्कर्स के रहने के लिए, वो भी आपका लीज एरिया में आता है। तो आप लीज एरिया के अंडर में ही सारा काम कर सकते हो, ठीक है। दूसरा, आप क्रशर सेटअप कर रहे हो अपना, वो लीज एरिया में आता है। तो लीज एरिया मतलब जरूरी नहीं है कि वहां पर सिर्फ और सिर्फ मिनरल पाया जाएगा और वहां सिर्फ माइनिंग ऑपरेशन होना चाहिए। लीज एरिया का मतलब ये भी होता है कि ऐसा एरिया जहां पे मिनरल तो नहीं है लेकिन माइनिंग एक्टिविटीज करने के लिए, माइनिंग से रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज हैं वो करने के लिए वो एरिया हमारे लिए
जरूरी है। आई बात समझ में? तो लीज एरिया को दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़िएगा कि जहां पर माइनिंग ऑपरेशन कर सकते हैं, एक तो वो एरिया, दूसरा एरिया जहां पर माइनिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज हम कर सकते हैं, नॉन मिनरलाइज्ड एरिया है वो एरिया। ठीक है भाई, मैगजीन भी बनाना है तो उसके लिए भी तो नॉन मिनरलाइज्ड एरिया अपन चुन लेते हैं कभी कभार, है ना। तो ऐसी चीज जगहों को भी अपन लीज एरिया में इंक्लूड करते हैं, क्योंकि दूसरे की जमीन पे तो बनाने जाओगे नहीं भाई। लीज का मतलब क्या है? लीज का अगर मैं हिंदी में मतलब बोलूं तो होता है पट्टा। पट्टा, जैसे बोलते हैं ना पट्टा लिखवा दिया, मतलब पट्टा, या फिर आपने सुना होगा खसरा। तो मतलब जमीन किसी के नाम कर देना, जमीन ऑनर को दे देना लीगल तौर पे, ताकि वो वहां पर कुछ भी एक्टिविटीज कर सके। ठीक है, चाहे माइनिंग से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटीज अगर कर सकता है तो एमएमडीआर के 1957 के अनुसार उसको जमीन पट्टे पर लिखवा देना वो आपको कहलाता है लीज एरिया, या खसरा उसके नाम कर देना वो होता है लीज एरिया। ठीक है, इसे अपन ये भी कह सकते हैं रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, इसको रिकॉर्ड ऑफ राइट्स के नाम से भी जाना जाता है। तो जब भी जमीन का ट्रांसफर किया जाता है ना, जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जो है तो जमीन को ट्रांसफर किया जाता है, तो उस केस में भी अपन सुने होंगे कि पट्टा लिखवाने जा रहे हैं या खसरा अपडेट करवाने जा रहे हैं, ठीक है, हमारे नाम से अब हो जाएगा। तो इस टाइप से होता है ये पूरा का पूरा। ठीक है, तो थोड़ा डीप जाके पढ़ा रहा हूँ, बट मुझे एक्चुअल में ये कभी आप लोगों ने इतना डीपली पढ़ा भी नहीं होगा, और जब मुझे लीज और रॉयल्टी के बारे में समझाना होगा ना, तो वहां पे ये टर्मिनोलॉजीज आपके दिमाग में एकदम क्लियर कट होना चाहिए कि किस प्रकार से, मतलब वहां पे, यहाँ पे अगर समझ लिया तो फिर आगे चल के अपन को समझने में, समझाने में मुझे भी आसानी रहेगी, आपको समझने में भी आसानी रहेगी। ठीक है, इसलिए इतना डीपली घुस के मैं चीजों को बता रहा हूँ। अच्छा, अगला देखते हैं, मिनरल्स। एमएमडीआर के अनुसार मिनरल्स किसे कहा गया है? सभी चीजों को इसने बोला मिनरल्स है। हाँ, मिनरल ऑयल के अलावा जितनी भी चीजें इस संसार में पाई जाती हैं अर्थ से, जैसे कि एक्ट ने भी कहा है, धरती से जो भी चीजें खोद कर निकालते हैं अपन, वो सब मिनरल है। ठीक है, वो सबका सब मिनरल है। धरती से जितनी भी चीजें हम खोद के निकालते हैं वो, और जो इकोनॉमिक हमारे लिए मार्केट में बेच सकते हैं, वो सारी चीजें मिनरल में आ जाती हैं। ठीक है, हाँ, अब मिनरल ऑयल इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है, क्योंकि मिनरल ऑयल का डिपार्टमेंट ही पूरी तरह से अलग है। इसके अनुसार जो है तो मिनरल ऑयल का लीज आप नहीं दे सकते हो। ठीक है, तो इसने मिनरल में इस चीज को इंक्लूड नहीं किया, जबकि मिनरल ऑयल भी नेचुरल गैस और पेट्रोलियम, मिनरल ऑयल मतलब क्या भाई? नेचुरल गैस और पेट्रोलियम। और नेचुरल गैस और पेट्रोलियम तो जाहिर सी बात है ये भी जमीन के अंदर से ही निकाला जाता है, एक्ट ने बोल के भी रखा है भाई ये सब भी मिनरल्स में आते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब एमएमडीआर की हम बात करते हैं तो एमएमडीआर साफ मना कर देता है कि भाई ये चीजें आपका सेंट्रल गवर्नमेंट और जो स्टेट गवर्नमेंट है इनको नहीं दिया जाएगा, इसको लीज पर आप नहीं दे सकते हो। इसके अनुसार आप लीज पर नहीं दे सकते हो, इसको मिनरल में हम इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, तो माइनिंग लीज क्या हुआ? जहां पर आपको लीज दिया जाता है, मतलब आपके नाम पर जमीन कर दिया जाता है ताकि आप वहां पर माइनिंग ऑपरेशन कर सके। ठीक है, अब माइनिंग ऑपरेशन मतलब क्या भाई? मिनरल को पाने के लिए जो भी आप ऑपरेशन करते हो, मिनरल को पाने के लिए जो भी ऑपरेशन करते हो, दैट्स कॉल्ड माइनिंग ऑपरेशन। अब एक टर्म आता है माइनर मिनरल्स, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टर्म है ये। यहाँ पे देखिए, माइनर मिनरल्स किसे कहा जाता है? सीधे सीधे बोलता है कि जो आ, पत्थर बनाने के लिए जो स्टोन्स है ना, मतलब बिल्डिंग में पत्थर इस्तेमाल करना है, इस टाइप के जो पत्थर है, तो उसको माइनर मिनरल्स में हम डालते हैं। ग्रेवल हो गया, मतलब कंकड़ टाइप से, है ना, मतलब नदियों में जो कंकड़ टाइप से पाया जाता है। ऑर्डिनरी क्ले हो गया, ऑर्डिनरी या सैंड हो गया, अदर देन द सैंड यूज फॉर द प्रिस्क्राइब्ड पर्पस। हाँ, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने, अगर देखिए अब सैंड को यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये एक माइनर मिनरल है। ऑर्डिनरी सैंड एक होता है जिसका इस्तेमाल हम ऐसा बोलते हैं कि भाई माइनर मिनरल में यूज होगा, भाई इसका कंस्ट्रक्शन वर्क में इसका इस्तेमाल किया जाएगा, वो माइनर मिनरल है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट सीधे
ये भी बोल रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर उस सैंड को किसी और चीज में इस्तेमाल करने के लिए बोल रहा है, कि किसी और चीज में अगर ये इस्तेमाल होगा तो ये उस समय माइनर मिनरल में नहीं आएगा। सैंड एक माइनर मिनरल है, बट कुछ केसेस में इसे माइनर मिनरल नहीं माना जाता है। आई बात समझ में क्या, कि सैंड एक माइनर मिनरल है, बट कुछ केसेस में इसे माइनर मिनरल में नहीं डाला जाएगा। तो ये चीज अपन यहां पर देखते हैं, ऐसे कौन से केसेस हैं जिसमें इसे माइनर मिनरल नहीं कहा जाएगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक लॉ निकाला गया है जिसमें कि इसने एमएमडीआर का दिया हुआ है कि भाई एमएमडीआर ये बोल देता है, माइनर मिनरल को इसने डिफाइन किया, जिसमें कि बोला कि स्टोन, ग्रेवल, ऑर्डिनरी क्ले, ऑर्डिनरी सैंड, या फिर ठीक है ये सब माइनर मिनरल्स हैं। हाँ, उस सैंड के अलावा जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेशल नोटिफिकेशन से मना किया कि माइनर मिनरल नहीं कहा जाएगा, उस सैंड के अलावा। अब वो सैंड कौन सा है वो आगे देखेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं कि माइनर मिनरल्स में इनके अलावा कौन कौन से, स्टोन, ग्रेवल, ऑर्डिनरी क्ले, ऑर्डिनरी सैंड के अलावा और किसे किसे माइनर मिनरल कहा गया है। तो बोल्डर को, सिंगल, कैल्सिडोनी पेबल्स, पेबल्स मतलब छोटे छोटे कंकड़, यूज फॉर बॉल मिल पर्पस ओनली, लाइम शेल कंकड़, लाइम स्टोन यूज्ड इन किलन फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ लाइम, यूज्ड एज बिल्डिंग मटेरियल, मुरुम, ब्रिक अर्थ, फिलर्स अर्थ, बेंटोनाइट, रोड मेटल, रेह मट्टी, स्लेट एंड शेल when used for building material, marble, stone used for making household utensils, quartzite and sandstone when used for purposes of building or for making road metal and household utensils, saltpeter। इतने टोटल 15 हैं, ठीक है। इनके अलावा टोटल 15 हैं जिनको माइनर मिनरल्स अलग से बोला गया है। ये पूरी लिस्ट अलग से लिख लीजिएगा, इसको अलग से लिख लेना है आपको, ठीक है। इतनी चीज तो आपको 2-3 चीजें लिखनी है जो मैंने अभी तक बताई। एक तो कब एमएमडीआर आया, उसके बाद दूसरा लीज एरिया, लीज एरिया किस में कौन कौन सी जगह को लीज एरिया में डाला जाता है। तीसरा आपका जो है तो माइनर मिनरल्स क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ये पूरी लिस्ट आपको बना लेनी है, ठीक है। अब देखिए चौथा जो चीज आपको ध्यान में रखना है, मैंने क्या कहा था, सैंड इज अ माइनर मिनरल, बट कुछ केसेस में उसे माइनर मिनरल कंसिडर नहीं किया जाएगा। अब वो कुछ केसेस में ये बोलता है कि सैंड को माइनर मिनरल नहीं माना जाएगा अगर उसका इस्तेमाल निम्न चीजों में किया जा रहा है। अगर उसका इस्तेमाल निम्न में से दी गई चीजों में किया जा रहा है तो उसको सैंड को माइनर मिनरल नहीं कहा जाएगा, ठीक है। अब ये जो इसका और भी ज्यादा क्लैरिफिकेशन हमें पता है किस रूल में मिलेगा, मिनरल कंसेशन रूल्स 1960, एमसीआर 1960 में इसका हमें डिटेल्ड थोड़ा क्लैरिफिकेशन मिलेगा, तो वो जब पढ़ेंगे तो वहां पर अलग से देखेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना ही जानिए, ठीक है। अच्छा, तो सैंड का कहां कहां पे इस्तेमाल करने पर इसे माइनर मिनरल नहीं कहा जाएगा, तो अगर इसका इस्तेमाल रिफ्रैक्टरी या फिर सेरामिक मैन्युफैक्चर में करते हैं, ठीक है, या फिर मेटलर्जिकल पर्पसेस के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। मेटलर्जिकल पर्पसेस का मतलब ये होता है कि आपको जो है तो मेटल्स निकालना है ना, मतलब भाई अब जमीन में से आयरन ओर निकाला तो प्योर आयरन ओर तो नहीं, वो तो आयरन ओर है, आपको तो चाहिए आयरन, ठीक है। तो वहां पर मेटलर्जिकल प्रोसेसेस में इसकी जरूरत पड़ जाती है, स्टील बनाना है वहां पर इसकी जरूरत पड़ जाती है, अलग अलग जगह पे जरूरत पड़ती है। इसी तरीके से ऑप्टिकल पर्पसेस हो जाते हैं, कुछ ना कुछ होते हैं, है ना। हाँ, कोल माइंस में अगर स्टोइंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हो तो सैंड को माइनर मिनरल नहीं कहा जाएगा। फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ सिल्विक्रीट सीमेंट, फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम सिलिकेट, फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ पोटरी एंड ग्लास, ठीक है। तो ऐसी जगहों पे जब भी इस्तेमाल किया जाता है सैंड का तो इसे माइनर मिनरल अपन कंसिडर नहीं करके चलते हैं, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है।
ये सब चीजें ना वीडियो जब दोबारा से देखिएगा तो उसमें लिख लीजिएगा, अच्छे से लिख के रखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अच्छा, अब आता है नोटिफाइड मिनरल्स। नोटिफाइड मिनरल्स, अब गवर्नमेंट ने कुछ मिनरल्स के नाम ऐसे दिए हैं जिनको बोल दिया कि भाई ये नोटिफाइड मिनरल्स हैं। अब ये फोर्थ शेड्यूल में इनकी लिस्ट दी हुई है। अब इसकी लिस्ट मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ डायरेक्ट, फोर्थ शेड्यूल में क्या क्या दिया हुआ है। तो फोर्थ शेड्यूल में क्या दिया हुआ है, एमएमडीआर के नोटिफाइड मिनरल्स के बारे में दिया हुआ है, कौन कौन से मिनरल्स नोटिफाइड मिनरल्स में आएंगे। इनमें आता है सबसे पहले बॉक्साइट, बॉक्साइट, ठीक है। दूसरे नंबर पे है आयरन ओर। तीसरे नंबर पे है लाइमस्टोन। चौथे नंबर पे है मैंगनीज और, ठीक। तो ये आ जाते हैं क्या, आपके नोटिफाइड मिनरल्स में ये आ जाते हैं क्या क्या, बॉक्साइट, आयरन और, लाइमस्टोन, मैंगनीज और। ये आपका पूरा यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखिए फोर्थ शेड्यूल नोटिफाइड मिनरल्स, बॉक्साइट, आयरन और, लाइमस्टोन, मैंगनीज और। अब आता है प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस। देखिए, कहीं पर भी आप डायरेक्ट जाकर खुदाई तो करने लीज एरिया में लेगा, चलो एक काम करते हैं, चल के खोद देते हैं वहां पे, सीधे निकालना स्टार्ट कर देंगे लाइमस्टोन वगैरह या जो भी कोयला वगैरह है हम, ठीक है। तो ऐसा नहीं करते हो, सबसे पहले काम करते हो प्रोस्पेक्टिंग। क्या, प्रोस्पेक्टिंग। अब ध्यान दीजिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टर्म है। एक है तो प्रोस्पेक्टिंग कहलाता है, एक है एक्सप्लोरेशन। आपने पढ़ा भी होगा इसके बारे में, ठीक है। अब प्रोस्पेक्टिंग और एक्सप्लोरेशन में डिफरेंस क्या होता है। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब ये होता है भाई वहां पे गए, खड़े होके देखे, वहां के वेजिटेशन को देखे, जिस प्रकार की झाड़ियां उग रही हैं, जिस प्रकार के पेड़ पौधे उग रहे हैं, उसके बेसिस पे अगर आपको समझ में आता है कि हाँ यहाँ पे ये मिनरल पाया जा सकता है या फिर ये मिनरल होने की पॉसिबिलिटीज है। आ रही बात समझ में। तो वो कहलाता है प्रोस्पेक्टिंग। मतलब आप जियोलॉजिकल मैपिंग कर रहे हो, है ना, एरियल फोटोग्राफी कर रहे हो, इस टाइप की चीजें प्रोस्पेक्टिंग में आती हैं। किसी भी प्रकार के गड्ढे नहीं खोद रहे हो आप, ठीक है, वो आता है प्रोस्पेक्टिंग में, ठीक। अब ये जो प्रोस्पेक्टिंग के बाद अब आपको अगर कंफर्म हो गया कि भाई यार ठीक है यहाँ पे ये मिनरल है, तब आप क्या करोगे, मतलब कंफर्म नहीं है, मतलब एक अंदाजा मोटा माटी आपको लग गया कि हाँ यहाँ पे ये मिनरल पाए जाने के इतने परसेंटेज चांसेस हैं। तो चलो एक काम करते हैं, एक्सप्लोरेशन करते हैं। एक्सप्लोरेशन में आप गड्ढा खोदोगे, जहां पर आप ये पता करते हो, बोरहोल्स ड्रिल करते हैं, ठीक है, पायलट होल्स ड्रिल करते हो, जिससे कि पता करते हो कि भाई अगर कोई चीज है तो कितनी मात्रा में है। इसको बोलते हैं एकदम कंफर्म करना कि मेरा इतना रिजर्व है, लाइमस्टोन है तो इतनी क्वांटिटी में है, इतनी दूर तक है, यहां तक फैला हुआ है, इतने एंगल से ये झुका हुआ है। ये सारी डिटेल्स आप जो है तो यहाँ पे एक्सप्लोरेशन में कंफर्म करते हो। आ रही बात समझ में। तो प्रोस्पेक्टिंग में जस्ट जाके देखना है, पता लगाना है कि हाँ पॉसिबिलिटीज है कि नहीं इस चीज की, उसके बाद वहां पर जाके फिर आप एक्सप्लोरेशन करते हो। अब प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए ऐसे ही नहीं पहुंच जाना, इसके लिए आपको लाइसेंस दिया जाएगा कि आप प्रोस्पेक्टिंग के ऑपरेशंस कर सकते हो, ठीक है। अब एक होता है प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस कम माइनिंग लीज, जिसमें कि आपको माइनिंग ऑपरेशन करने की भी परमिशन रहती। मतलब प्रोस्पेक्टिंग के लिए तो बोल दिया भाई, टू स्टेज कंसेशन होता है एक प्रकार का, जिसमें कि आपको दोनों स्टेजेस का एक साथ लाइसेंस दे दिया जाता है कि भाई आप जाइए वहां पे प्रोस्पेक्टिंग तो करिए ही करिए, एक उसके साथ ही आप माइनिंग ऑपरेशंस भी कर सकते हैं, ठीक है। प्रोस्पेक्टिंग करिए लेकिन माइनिंग ऑपरेशंस के साथ करने की भी परमिशन हम आपको दे रहे हैं, ठीक है।
अब प्रोस्पेक्टिंग ऑपरेशन जो होता है, जो प्रोस्पेक्टिंग ऑपरेशन है ना, इसमें ये पता लगाया जाता है, एक्सप्लोर किया जाता है, लोकेट किया जाता है और मिनरल डिपॉजिट को प्रूव किया जाता है। क्या किया जा रहा है? मिनरल डिपॉजिट को एक्सप्लोर किया जाता है, लोकेट किया जाता है और प्रूफ किया जाता है कि हाँ इस क्वांटिटी में हमारा मिनरल डिपॉजिट यहाँ पे मौजूद है। ये आता है प्रोस्पेक्टिंग ऑपरेशन। बोले तो क्या, आपका एक्सप्लोरेशन में आता है ये चीजें, ठीक है। अब ये जो एक आता है रिकनेसेंस ऑपरेशन, मतलब इसको बोल सकते हो ऐसा ऑपरेशन है ये जिसमें कि आप स्टार्टिंग के स्टेज में प्रीलिमिनरी प्रोस्पेक्टिंग करते हैं। शुरुआती दौर में जो प्रोस्पेक्टिंग किया जाता है उसको रिकनेसेंस ऑपरेशन कहा जाता है। शुरुआती दौर में जो प्रोस्पेक्टिंग का काम किया जाता है उसको रिकनेसेंस ऑपरेशन कहा जाता है। जैसे कि कैसे करेंगे शुरुआती दौर में? रीजनल, एरियल, जियोफिजिकल, जियोकेमिकल सर्वे करके, ठीक है, जियोलॉजिकल मैपिंग करके, ठीक है। हाँ, अब ये जो शुरुआती दौर का है, मतलब कि ये जो रिकनेसेंस ऑपरेशन है या शुरुआती दौर का जो प्रिलिमिनरी प्रोस्पेक्टिंग है मिनरल्स का, इसमें आपका कौन कौन सा चीज इंक्लूड नहीं है। जैसा कि मैंने कहा था, प्रिलिमिनरी ऑपरेशन है, ठीक है। प्रोस्पेक्टिंग में आप कौन कौन सी चीजें नहीं इंक्लूड करेंगे? पिटिंग, ट्रेंचिंग, ड्रिलिंग, ये सब कुछ नहीं आता है, ठीक है। हाँ, अगर आप ड्रिलिंग कर रहे हो बोरहोल्स का ग्रिड फॉर्म में, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बोले गए हैं, स्पेसिफाई किया गया उस फॉर्मेट में अगर आप ड्रिलिंग कर रहे हो, देन इट विल बी एक्सेप्टेड कि ठीक है रिकनेसेंस ऑपरेशन में आप कर सकते हो। बट पिटिंग, ट्रेंचिंग और ड्रिलिंग जो मेन चीजें हैं जिनसे कि आपका पूरा एस्टिमेशन मिलता है कि कितना मिनरल है, ये चीज आप नहीं कर सकते हो। आ रही बात समझ में? तो ये था आपका चैप्टर नंबर 1, ठीक है, जिसको मैंने एक एक पॉइंट को बड़े ही डीप तरीके से आपको बताया कि किस चीज को क्या कहा जाता है। ये टर्मिनोलॉजीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इनको ध्यान में रखिए।